नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को जम करके घेरा, और इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा कब आने वाले हैं और वे प्रदेशवासियों को क्या नई सौगात देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं, और खबर यह है कि राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जो सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा सवाल बन चुका है। और इस सवाल को हवा दी है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि सीधे सीधे राज्य की मौजूदा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का एक आरोप लगाया गया है। और गहलोत का कहना है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी विकास का एक नए जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए जो पूर्व में जो कार्यकाल है वो खत्म हुए को 1 साल से ज़्यादा समय का एक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। और ये देरी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। गहलोत ने अपने बयान में साफ कहा कि जब संविधान का अनुच्छेद 243(ई) पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243(यू) नगर निकायों के लिए स्पष्ट रूप से 5 साल का एक कार्यकाल तय करते हैं और समय पर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, तो फिर ये देरी आखिरकार किसके आदेश पर, किसके इशारे पर और किसके मंशा से हो रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करता है और जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव कराना है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रही हैं। क्या वजह है कि जनता के सबसे नज़दीकी लोकतांत्रिक ढांचे को ही सबसे कमज़ोर किया जा रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार की एक मंशा है कि परिसीमन और पुनर्गठन और तथाकथित वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे बहानों के पीछे छिपकर चुनाव सरकार है वो टाल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि ऐसे कारण वैध नहीं माने जा सकते हैं। खास तौर पर विकास किशन राव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव टालने के लिए इस तरह के तर्क स्वीकार्य नहीं है। अब सवाल यह है कि जब अदालत का रुख इतना साफ है तो फिर राजस्थान में ये देरी क्यों की जा रही है और इसका क्या कारण है। क्या ये प्रशासनिक अक्षमता है या फिर राजनीतिक रणनीति है। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में बार बार सरकार को चुनाव कराने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन हर बार इनकी अनदेखी की गई और आखिरकार 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 की अंतिम तय सीमा है वो तय कर दी थी। और जब इस आदेश को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसे बरकरार रखा, यानी न्यायपालिका ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अदालत के आदेश को भी असर नहीं डाल पा रहा है या अदालत का आदेश है वो असर नहीं डाल पा रहा है, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। क्या जनता का मताधिकार सिर्फ कागजों में रह जाएगा और क्या स्थानीय शासन की आत्मा खत्म की जा रही है। गहलोत ने इसे संवैधानिक संकट भी बताया है और कहा कि जब कोई सरकार लगातार अनुच्छेद 243(ई) और 243(यू) और 243(के) का उल्लंघन करे तो जनता के वोट के अधिकार को 1 साल से ज़्यादा समय सीमा तक रोके और अदालत के निर्देशों की अवहेलना करे, तो ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का विघटन है। अब दूसरी तरफ राज्य सरकार का तर्क भी सामने आता है। सरकार ये कह रही है कि चुनाव इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए जो आयोग बनाया गया है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और बिना किसी रिपोर्ट के चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी। सरकार का कहना है कि जनसंख्या के आंकड़े में गड़बड़ी और अधूरा डेटा मिलने के कारण आयोग अपनी रिपोर्ट पर समय नहीं दे पाया है और इस वजह से आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। यानी साफ है कि अब आयोग सितंबर के बाद ही चुनाव करा पाएंगे और चुनाव है वो सितंबर के बाद संभव हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना संविधान से ऊपर हो सकता है? क्या चुनाव टालने का ये कारण न्याय संगत है, या फिर ये सिर्फ एक समय खरीदने की रणनीति है और समय को बर्बाद करने की एक रणनीति है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर के चुनाव को टाल रही है ताकि सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रशासकों के जरिए व्यवस्था चलाई जा रही है या चलाई जा सकती है, और इससे राजनीतिक जवाबदेही खत्म हो जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जिनका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था, उनकी मूल भावना को ही कमजोर किया जा रहा है। ये संशोधन इसलिए लाए गए थे ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, गांव और शहर की सरकारें अपने फैसले खुद ले सकें और जनता की भागीदारी बढ़े। लेकिन अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो ये पूरा ढांचा कैसे चलेगा? क्या ये लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश तो नहीं है? अब इस पूरे मुद्दे में सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है, और अगर 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव नहीं होते हैं तो ये सीधे सीधे अदालत की अवमानना का मामला बन सकता है। और 15 अप्रैल तो आने वाली है और सरकार चुनाव कराने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यानी आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है, राजनीतिक टकराव तेज हो सकता है और कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। और अब देखना होगा कि सरकार अदालत के सामने या अदालत के आदेश का पालना करती है और अदालत के सामने क्या कहती है, या फिर कोई एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में ये सवाल उठेगा कि क्या हमारे लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर के रह गए हैं, या फिर वास्तव में जनता की आवाज़ है और लोकतंत्र की मजबूत नींव है। और अगर जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार समय पर नहीं मिलता है तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है? और ये सवाल आज राजस्थान में गूंज रहा है, और इसका जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देना होगा। और अब आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। वे पचपदरा स्थित रिफाइनरी में एक नया उद्घाटन करने वाले हैं, जो सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक तस्वीर बदलने का दावा करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 21 अप्रैल को बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी रिफाइनरी परियोजना में से एक के पहले चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वही पचपदरा रिफाइनरी है जिसे कभी एक सपना कहा गया था और फिर कभी राजनीतिक वादा भी बना। फिर वर्षों तक देरी और लागत वृद्धि की कहानी में ये रिफाइनरी उलझी रही, और अब जाकर के ये अपने पहले चरण के वास्तविक पड़ाव पर पहुंचने वाली है। देखिए, सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रिफाइनरी है या फिर पश्चिमी राजस्थान के भविष्य का एक नया इंजन है? क्योंकि जिस इलाका की पहचान आज तक सूखा, सीमित संसाधन और पलायन रही है, वहीं राजस्थान का ये इलाका अब औद्योगिक क्रांति की एक नई पटकथा लिखने की तैयारी में है। आपको याद दिला दें कि इस रिफाइनरी का पहला शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को हुआ था, जब सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी, और उस समय राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और उस वक्त इस परियोजना की एक अनुमानित लागत थी, वो करीब 33,230 करोड़ रुपए रखी गई थी, यानी कि 3,32 अरब 30 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली और नई नीतियाँ आई तो इस परियोजना के स्वरूप और शर्तों में बड़ा बदलाव हुआ। और फिर 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस परियोजना का दोबारा औपचारिक शुभारंभ किया, और उस समय लागत बढ़कर 43,129 करोड़ रुपए हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि समय सीमा जो 31 अक्टूबर 2022 तय की गई थी वह पूरी नहीं हो पाई, और फिर लागत में एक और बड़ा उछाल आया। और ये उछाल था कि कांग्रेस सरकार ने 2 जून 2023 को ये लागत बढ़ाकर 72,937 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी इसको बढ़ा दिया गया। और फिर वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में 24 जुलाई 2025 को एक कंपनी ने एक और संशोधन प्रस्ताव दिया, और जिसे बाद में इस परियोजना की कुल लागत लगभग 79,159 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी कि शुरुआत से ही अब तक ये परियोजना लागत के मामले में लगभग
2.5 गुना तक बढ़ चुकी हैं। और अब आप सोचिए कि एक परियोजना जो शुरू में 33,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज की तारीख में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत भी है कि देश में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस तरीके से समय और लागत दोनों में विस्तार लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही उम्मीदें उतनी भी बड़ी होती जाती हैं। और ये रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है और इसे देश के सबसे आधुनिक BS6 मानक वाली रिफाइनरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी सालाना रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन टन यानी कि 90 लाख टन कच्चे तेल की होगी और इसके साथ ही 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। और जो इसे सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि एक पूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन तकनीक पर आधारित बनाया गया है, यानी कि एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। और इसका सीधा मतलब है कि रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला कोई भी तरल कचरा अब बाहर नहीं जाएगा और कोई किसी तरीके का अपशिष्ट बाहर नहीं आएगा। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये एक अत्याधुनिक और जिम्मेदार परियोजना मानी जा रही है। अब बात करें कच्चे तेल की, तो इस रिफाइनरी के लिए करीब 11.25 मिलियन टन यानी कि 1,12,50,000 टन कच्चा तेल विदेशों से आयात किया जाएगा, जबकि प्रदेश में उत्पादित करीब 1.5 मिलियन टन यानी कि 15 लाख टन कच्चे तेल का भी उपयोग किया जाएगा। यानी ये परियोजना स्थानीय संसाधनों और वैश्विक आपूर्ति दोनों का संतुलन बना करके चलेगी। और यही वजह है कि इसे पश्चिमी राजस्थान के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और सहायक उद्योगों को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में रोजगार के एक नए अवसर पैदा होंगे और जो इलाका अब तक विकास की दौड़ में पीछे था, वह अब औद्योगिक मानचित्र पर सबसे तेजी से उभर सकता है। और इस परियोजना के कारण माल ढुलाई में भी बड़ा इजाफा होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए बालोतरा से पचपदरा तक बंद पड़ी रेलवे लाइन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। और इसके अलावा करीब 12 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन है, वो भी बिछाई जाएगी। यानी कि रिफाइनरी तक कच्चे तेल और कच्चे माल और उनसे तैयार उत्पादों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो सकती हैं। यानी ये साफ है कि अब सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि एक पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार किया जा सकता है या किया जा रहा है। और अब अगर हाल के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो जनवरी 2026 से ही इस रिफाइनरी के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो चुका था, ट्रायल रन है वो शुरू हो चुका था, जिसमें कच्चे तेल के प्रसंस्करण की तैयारियां की जा रही है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे पिछले 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। और इससे पहले वे 28 फरवरी 2026 को वे अजमेर के दौरे पर आए थे और जहां उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और 21,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। और यानी साफ है कि केंद्र सरकार अब राजस्थान पर विशेष ध्यान दे रही है और पचपदरा रिफाइनरी इस फोकस की सबसे बड़ा प्रतीक है, इस फोकस का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर के उभर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल भी छुपा हुआ है और वो ये है कि क्या ये योजना या परियोजना अपने वादों पर खरी उतर पाएगी? क्या ये वास्तव में पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदल पाएगी, रोजगार दे पाएगी? क्या ये ऐसा एक प्रोजेक्ट बन करके रह जाएगा जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा और असर सबसे कम होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा तो बहुत होती है, लेकिन उनका पूरा लाभ जमीन पर पहुंचने में समय लगता है। हालांकि इस बार उम्मीद है कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये परियोजना सिर्फ तेल माइनिंग तक सीमित नहीं, बल्कि इसके साथ ये पेट्रोकेमिकल उद्योग, परिवहन नेटवर्क, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई पहलू इससे जुड़े हुए हैं और इस पर ये ध्यान दिया जाएगा। अगर सभी पहलू सही तरीके से लागू होते हैं तो निश्चित रूप से ये परियोजना मारवाड़ी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। और शायद यही वजह है
कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा पहुंचेंगे तो ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि ये एक भविष्य का संकेत होगा जिसमें रेगिस्तान की रेत से भी विकास की एक नई इबादत लिखी जाएगी। अब आखिर में आपको जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात बताते हैं। जीवन में सबसे बड़ी दौलत समय और संतुलन है, और जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेता है वही इंसान सच्चा और सफल इंसान कहलाता है। खुशियाँ बाहर से नहीं बल्कि हमारे नज़रिए में छिपी होती है। कम में संतोष और अधिक में विनम्रता, यही जीवन का असली ज्ञान है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।